फिर से नई सर्कमस्टेंसेस, नई स्ट्रेटजीज, और आई एम कम बिकॉज आई एम द एंटरप्रेन्योर। वाई? देखो सिंपल से समझो, वैल्यू कंटेन में मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक हमने बाय करा पार्टिकल, ये स्टॉक मतलब वो पार्टिकल या शेयर, ठीक है, सिंपल सा मैनर है। जब वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, मतलब कि जब वो अपने आप को इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब मनी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। या सिंपल सी बात है एक पार्टिकल, और जब वो टोटली लॉस हो रहा है, टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मनी पूरी पार्टिकल अपनी स्टेट पूरी खो दे रहा है, मतलब पार्टिकल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या मतलब वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जा रही है। फिर वो कंजर्व्ड मतलब कि इन्वायरमेंट में घूम के वापस कंपाउंड होकर, कंपाउंड मतलब जुड़कर देन जनरेट कर लेगा वापस पार्टिकल, न्यू एलिमेंट, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू सर्कमस्टेंसेस। क्या है? दिस इज द वैल्यू, इज द वैल्यू कंटेनिंग। क्या है? प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। देखो एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे स्टॉक मार्केट में लग रहा है। एक स्टॉक जब चल रहा है, यूज़ कर रहे हैं हम, या किसी भी मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं क्यों कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इज डिस्ट्रॉय ऑफ मनी। वाई ये करता हूँ? देखो पार्टिकल जब चल रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी फैल रही है, एनर्जी यूटिलिटी। अब इतने लंबे टाइम पीरियड तक कितने इन्वायरमेंट में फैल गए, देन फिर वापस क्या हुई, कंपाउंड हुई। कंपाउंड हुई मतलब एक पार्टिकल जनरेट हुआ। पार्टिकल क्या कंटेन करता है? वैल्यू कंटेन करता है। या यही तो कहना चाहता हूँ मैं कि मार्केट वो इन्वायरमेंट है। पूरे वर्ल्ड में 200 ट्रिलियन डॉलर है, और मैं वो पार्टिकल जो कंटेन कर सकता है वैल्यू 100 ट्रिलियन डॉलर्स की, और 100 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वायरमेंट में सब लोग हैं, और एक जगह अकेला मैं। व्हाट इज़ द फैक्ट? दिस इज द फैक्ट जो दिखता है, फैक्ट जो सत्य में बनता है, ट्रुथ बनता है, और जो ट्रुथ जो दिखता है, मतलब कहने वाली बात यह फैक्ट मतलब वो तथ्य है। तथ्य मतलब जो दिखाया जा सकता है, और सत्य जो दिखता है, जो होता है रियलिटी में। क्या मूवीज़ में जो हमें दिखते हैं फिक्शनल परफेक्शन, क्या मिस्टर एक्स एक ट्रूथ है या फैक्ट क्या हमारी नज़र में? एक एंटरप्रेन्योर की 40% मनी जो वो यूज़ करता है, 60% तो अपना सेव करके रखता है, रिटर्न रखता है, जो किसी को नहीं पता। जो 40% मनी इन्वायरमेंट मान रहा है कि 100% है, वो एक फैक्ट है या ट्रूथ है? फैक्ट, बिकॉज वो 40% मनी मार्केट के लिए 100% है, और मार्केट गाइस देखो एंटरप्रेन्योर ने 100% मनी यूज़ कर ली, अब बाकी सब हो गए बैंकरप्ट। किसका फ़ायदा हुआ? दो जनों का फ़ायदा हुआ, एक तो एंटरप्रेन्योर का, एक मार्केट का फ़ायदा हुआ, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई वापस मनी, मतलब चैन की तरह घूम गई हैं। और एंटरप्रेन्योर का क्या फ़ायदा हुआ? एंटरप्रेन्योर ने कमाई कर ली, एंटरप्रेन्योर ने कंटेन करके रखा, मैनेज करके रखा मनी को, तो मनी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई। मतलब जब पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो पार्टिकल हैवी हो गया, और जिसके पास हैवी पार्टिकल है मतलब उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है मतलब यूरेनियम जिसके पास है, दैट इज़ द पावरफुल मैन। जब हैवी मैटर जो कंटेन रखता है वो ही वैल्यूबल होता है। हैवी मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कोई फ़ायदे की नहीं है भाई साहब। आप कुछ भी नया लाओ, क्यों भी कुछ भी नए तरीके का पार्टिकल हो जो हैवी हो, दैट इज़ द पॉइंट। आप अमीर हो, सबसे अमीर हो, बताया ना पार्टिकल पॉइंट, वैल्यू कंटेन कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वैल्यू डिक्रीज मतलब डिस्ट्रॉय होगी मनी। जैसे ही मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई वापस कंजर्वेशन के द्वारा, कंपाउंडिंग द्वारा वैल्यू क्रिएट हुई। कैसे हुई? ये पूरा टोटल सर्कमस्टेंस क्या है? टाइम बाउंडिंग है। क्यों? यहाँ टाइम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? यहाँ से टाइम बाउंड क्यों जा रहा है? क्योंकि टोटल सर्कमस्टेंस एक यूनिट है, और एक यूनिट का चक्र अपने आप में एक सिंगल यूनिट होती है, और सिंगल यूनिट मतलब कि टाइम अपने आप में ही टाइम है। वो टाइम एक पल है, वो एक सेकंड है। वो एक पल सेकंड में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, और दूसरे पल सेकंड में पूरी दुनिया बन जाए। बात एक ही है, एक दुनिया चालू हुई और ख़त्म हुई, वो अपने आप में पूरी एक यूनिट है। दिस इज़ द टाइम बाउंडिंग, दिस इज़ द कंपाउंडिंग प्रोसेस। कंपाउंडिंग प्रोसेस में भी यही हुआ है, वैल्यू डिक्रीज होगी, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वापस कलेक्ट होगी, कंपाउंड होगी। ये पूरी एक सिंगल यूनिट अपने आप में क्या टाइम बाउंडिंग। क्यों कहा था मैंने टाइम बाउंडिंग और कंपाउंडिंग एक ही है, बट रिलेशनल में अपने आप में एक रिलेटिंग रहती है। रिलेटिंग क्यों? कंपाउंडिंग वे प्रोसेस है जहाँ पे एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस कलेक्ट हो जा रही है, कंपाउंड हो जा रही है, एक कंपाउंड में बन रही है। मतलब एक पार्टिकल में वापस एक पार्टिकल एनर्जी जब मूवमेंट कर रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा है इन्वायरमेंट में, और देन वो कंजर्व होकर वापस एक एलिमेंट को जनरेट कर ले रहा है, मतलब एक पार्टिकल की न्यू फॉर्म में, न्यू सर्कमस्टेंसेस में बिल्ट हो जा रहा है। देन मतलब कि वो अपने आप में एक कंपाउंड बना है, एक कंपाउंडिंग के जरिए बना है, कंपाउंड फॉर्म में बना है, और वो कंपाउंड जो है न्यू एलिमेंट है, न्यू सर्कमस्टेंसेस में, न्यू स्ट्रेटजीज से बना है, नए तरीके से बना है। तो ये अपने आप में एक वैल्यू हो गई कंटेन है ये प्रोसेस, और अपने आप में जो टोटल पूरा सर्कमस्टेंस भी था ये अपने आप में एक टाइम बाउंड है। ठीक है, मतलब एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है।
ये यूनिट और उसके अंदर चल रही है कंपाउंडिंग यूनिट, तो डायमेंशनली दोनों एक ही चीज़ है। क्या लॉजिक से फैक्ट, फैक्ट से लॉजिक। फैक्ट क्या जो दिख रहा है लॉजिक के बाद, लॉजिक नाच नचा रहा है और फैक्ट दिख रहा है नचते है, ठीक है ना। तो टोटल क्या अपने आप में एक इंटेलिजेंस, टोटल एक सिस्टम है जो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। टोटल क्या है अपने आप में एक स्किल है। क्या स्किल है? वह स्किल क्या है? लॉजिक जो कन्वर्ट हो रहा है, लॉजिक क्या है? वो पार्टिकल जो चेंज हो रहा है। और टाइम क्या है? टाइम मिशन वो धीरे धीरे अपने आप को प्रोसेस रिपीट कर रहा है और अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये क्या है अपने आप पे टोटली लॉजिक एंड टाइम इंजीनियरिंग पूरी एक अपने आप में एक सिस्टम है ऑर्गेनाइज। क्या है ये? कंपाउंडिंग। किस प्रोसेस से चलती है? कंपाउंडिंग प्रोसेस से चलती है, क्योंकि कंपाउंडिंग में वो प्रोसेस भी आती है कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वापस कलेक्ट कर लेना। मतलब मार्केट में पैसा आपकी जेब से गया और वापस घूम के आपकी ही जेब में आ गया, वो बात अलग है कि ओरिएंटेशन यहाँ से गई और यहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है। देखो बोलने का तरीका प्रवृत्ति साथ। अब देखो कहने को मैं महाभारत के कृष्ण को कितने गाली देता हूँ कि वो तुम्हें लग रहा है कि वो महाभारत इसलिए कि भाग्य विधाता ने लिख रखी थी। हाँ भाग्य विधाता ने लिख रखी थी, पर वो हरामी कृष्ण मानवीय कारणों के यूँ कह रहा मेरे को बोल कैसे दिया कि 5 गांव भी नहीं दे सकता, तो अपने गुस्से के कारण उसने मरवाई अपनी स्ट्रैटेजी से। उसने दुर्योधन को वो क्या बोलते कौरवों को हराया, क्योंकि उसे गुस्सा आ गई कि इसने 5 नोक भी, 1 नोक बराबर देने से भी मना कर दिया। तो वो उस गुस्से ने करके दिखाया। अब देख लो कहने को मैं उसी को गाली बक रहा हूँ, और जो मेरी तरह ही था व्यक्ति, ठीक है, या लेट अस सपोज मेरी तरह गुण और चाल लगता था। और गुण और चाल व्यक्ति की पहचान होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। मेरी तरह गुण और चाल लगता था सामान, वो व्यक्ति जो मेरी तरह दुख खा रहा था, मैं उसी को गाली बक रहा हूँ। क्यों? मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं गाली वाली बकता हूँ। प्रवृत्ति मतलब कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, किन लोगों के मध्य रह रहे हो, तो वो निर्भर करता है। प्रकृति मेरे अंदर से क्या है कि भाई मैं इनके भीतर रह रहा हूँ पर इनसे प्रभावित नहीं हो रहा, ये मेरी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? देखो एक कण के ऊपर मैं प्रवृत्ति बताता हूँ। कोई कण धरती में है, ठीक है, तो धरती के अनुसार अपना वातावरण रखता है, ठीक है। मान लो कोई वायु का कण है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, वो मिट्टी क्या है? प्रभावित रूप है, तो वो उसकी प्रवृत्ति दिख गई। प्रवृत्ति क्या दिख गई? प्रवृत्ति उसकी ये दिख गई कि ये मिट्टी का कण है, पर एक तरीके से वो ऊर्जा का कण है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का कोई ना कोई रूप है। तो वो ऊर्जा क्या है? उसकी प्रकृति, उसका वास्तविक मूलभूत प्रकृति क्या है? उसका लॉजिक क्या है? ऊर्जा, एनर्जी का मूलभूत कण है। और प्रवृत्ति क्या दिख रही है? उसका भार, मास, उसका रूप क्या है उसका? कि भाई वो मिट्टी का कण है, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो एक मिट्टी के कण में हो या कोई और धातु हो या कोई प्लास्टिक हो, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो सेम है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, लेट अस सपोज मान लो, क्योंकि वो भी आपस में विभिन्न होते हैं, ठीक है। तो वो जो क्योंकि ओरिएंटेशन निर्भर करती है, आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है, तो वो भी अपने आप में क्या बोलते हैं, लेट मान लिया कि वो अपने आप में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो सब में सेम है, लेट मान लिया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो सब में सेम है वो एनर्जी है। वो क्या है? उसकी नेचर, कि नेचर क्या है इन सब का, इन सब कणों का, इन सब पार्टिकल्स का, कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाते हैं, ये नेचर है। और जो उन नेचर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं, अलग अलग कण दिख रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं, अलग अलग मिक्सचर दिख रहे हैं, अलग अलग विभिन्नताएं दिख रही है, वो क्या है? उसकी प्रवृत्ति, उसके वातावरण के कारण जो कॉज करी। और एक प्रवृत्ति संगति पर निर्भर करती है। प्रवृत्तियाँ संगतियों के हिसाब से बदलती रहती है। कोई कण मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, आम वातावरण में घुमा रहा हूँ, तो रेडिएशन या मिट्टी की फॉर्म में घूम रहा है। वही अगर न्यूक्लियर बॉम्ब में चला रहा हूँ और मुझे उसे चलाना आता है, तो वो ऊर्जा की फॉर्म में घूमेगा। प्योर ऊर्जा की फॉर्म में नहीं घूमेगा, बट उतनी ऊर्जा की फॉर्म में घूमेगा जो एक नॉर्मल कण से थोड़ा रेस पावर में होगी, ठीक है, मतलब हाईली मोमेंटम में होगी। तो हाईली मोमेंटम में होगी तो अपने आप को टोटली लॉस करेगी जल्दी जल्दी, जो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो हम एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, कहीं और पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। पोस्टेड कर लेंगे तो वहाँ पे धमाका होगा, धमाका होने के बाद वापस एनर्जी कुछ नए एलिमेंट जनरेट करेंगे, नई फॉर्म में चले जाएगी। मैंने पहले बताया कि ब्लैक होल से कैसे जनरेटेड हो है सूर्य वगैरह का निर्माण, सन वगैरह का निर्माण, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंपली कैलकुलेशन से न्यूक्लियोफॉन्स भी जनरेट होता है। न्यूक्लियोफॉन्स मान लो इतने से न्यूक्लियोफॉन्स, मात्र इतने से, मैं कहता हूँ इतना मतलब कि एक कण के बराबर न्यूक्लियोफॉन्स सूर्य से आगे तक, मतलब कि सोलर सिस्टम से आगे तक का डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर उसका मैकेनिज्म तुरंत बन जाए। मान लो इंसान सोचता है कि हम अपना अस्तित्व बचा लेंगे बोर्ड से, नहीं,
यहाँ एक छोटा सा इंसान, नमूना सा, छोटा सा इंसान, मात्र छोटे से इतने से कण से, ये छोटा सा इंसान छोटे से कण से सोलार सिस्टम तक का आगे का पूछ सकता है। जहाँ तक इंसानों की कल्पना गई है, तो सोच लो कहाँ तक पूछ सकता है ये छोटा सा इंसान, मात्र एक पार्टिकल द्वारा, पार्टिकल रिलेटेड न्यूक्लियोफोन से। कैसे? इसलिए समझ लो कि गॉड के पास बहुत ताकत है। जिस दिन ख़त्म करने आया उस दिन तुम यूँ भी नहीं सोच सकते कहाँ तक घूमोगे, अंत तक समाप्त कर देगा। इंसान का एक वजूद नहीं बच सकता। यदि गुस्सा आई, समाप्त करने में आ गया, जड़ से मिटाने में आ गया, एक एक व्यक्ति को अपने हाथों से मिटा देगा। और वो पूरी एक जो भी टाइम बीतेगा वो अपने आप में एक टाइम बाउंड होगा, 1 यूनिट, 1 सेकंड में लाखों अरबों रूप लेकर एक ही साथ एक एक व्यक्ति के लिए एक एक रूप धारण कर लेगा। वो अच्छा हो या बुरा हो उसको कोई महत्व नहीं करता। वो ख़त्म कर देगा अगर उसे निपटाना हो, क्योंकि वो ना तो क्रिएटर होगा ना ऑपरेटर होगा, ना तो आपको पैदा करने वाला माँ बाप होगा, ना आपको चलाने पालन करने वाला व्यक्ति होगा। वो कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर मतलब कि ऐसा रूप जो उसका काम ही है कि ख़त्म करो, सिस्टम को क्लियर करके दोबारा नया ही क्लियर सिस्टम बिठाओ। ये सिस्टम तंग कर रहा है आपको, डिस्टर्ब कर रहा है, तो ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो। तो ऐसे, और किस तरीके से समाप्त करेगा वो उसको सोचे, उसका जैसा मूड होगा वैसे समाप्त करेगा। व्यक्ति को तड़पा के मारना है या व्यक्ति को वैसा मारना है, अहम का रूप है वो। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस ये हमें समझ में आई कि एक पॉइंट कैसे दोहराव कर रहा है, एक पॉइंट कैसे रिपीट कर रहा है। ये अपने आप में कंपाउंडिंग है, ये अपने आप में क्या बोलते हैं, टाइम बाउंडिंग है। ठीक है, क्या समझा रहा था मैं भूल गया वैसे तो अपने आप, बट रियलिटी में यही चीज़ है कि देखो मनी में भी कैसे काम करती है, पार्टिकल में भी कैसे काम करती है, चाहे रिलेटेड एनर्जी। तो हाँ, जैसे कि हाँ मेटल्स में बात कर रहा था, तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वो प्रवृत्ति क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन वो हो गया नेचर, उसका प्रवृत्ति क्या होगी, जिस भी जगह पे वो है तो जो रूप धारण कर रखा है उसने वो उसकी प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्तियाँ बदल सकती है। वही कण जो हमारे आसपास घूम रहा है नॉर्मल होगा, नॉर्मल रेडिएशन कलेक्ट कर रहा होगा, पर किसी और इन्वायरमेंट में ले गए तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। प्रकृति मतलब हमारी बाहरी रूप से प्रवृत्ति, बाहरी रूप से प्रकृति। ठीक है, बाहरी रूप से प्रकृति मतलब कि बाहरी रूप से उसका रूप बदल जाएगा। वो रूप क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मुझे अंग्रेजी शब्द नहीं पता, इसलिए मैं प्रवृत्ति कह रहा हूँ, वरना मैं प्रवृत्ति को भी बता देता। प्रकृति का तो मुझे पता है नेचर, नेचर मतलब मूलभूत नेचर, फंडामेंटल नेचर। ठीक है, पर प्रवृत्ति का मतलब नहीं पता। प्रवृत्ति मतलब यूँ समझो रूप, रूप मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, रूप मतलब होता है कोई भी रूप धारण कर लेना। तो फैक्ट की फॉर्म में जो दिख रहा है क्या है भाई, मिट्टी का कण है, वही न्यूक्लियर बॉम्ब में जाके भाई एलिमेंट्स एनर्जी वो कर रहा है, तो वो ज़्यादा रेडिएटेड एलिमेंट बन गया। जब रेडिएटेड एलिमेंट बन गया तो यहाँ पे आके छोड़ दे तो क्या, उसकी प्रवृत्ति का असर दिखता है। संगति का असर बहुत थोड़े समय तक चलता है, समय के हिसाब से वापस वो उसके हिसाब से स्टेबलाइज हो जाता है। सिंगल फॉर्म यूनिट में मैं बताऊँ, कोई चीज़ ठंडी कब होती है, वो आपके वातावरण पे कोस करती है। अगर आपका वातावरण उबल रहा है ना तो ठंडी चाय भी उबलेगी, क्यों, आपका एनवायरनमेंट उबल रहा है। मतलब कोई भी चीज़ ठंडी और गर्म किस चीज़ पर होती है, मैं एक चीज़ बता दूँ, ठंडी और गर्म में लोग सोचते हैं ठंडे का मतलब बर्फ़ वाली चीज़ होती है, नहीं। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि गर्म है और इस एनवायरनमेंट के बेस पर आप नॉर्मल हो, मान लो कोई 100 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेनेट में घूम रहा है, पानी लेके गया है, सॉरी कोई लिक्विड लेके गया है जो 100 डिग्री सेल्सियस में अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, वो 1000 डिग्री सेल्सियस में करता है। जैसे मान लो आयरन लेके गया, 100 डिग्री सेल्सियस में आयरन लिक्विड फॉर्म में है, लेट अस सपोज मान लिया। अब जो लोहा है लिक्विड स्टेट में, अगर वो लोहा उस 100 डिग्री वाले ग्रह में 100 डिग्री का है तो मतलब वो ठंडा है, वो ठंडा है। ये 100 डिग्री से कम है, मान लो 70 डिग्री फॉर्म में, वो तरल फॉर्म में है, तो वो ठंडा है। 100 डिग्री के ऊपर अगर वो जा रहा है, 100 डिग्री के ऊपर वो 101 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, मतलब 100 डिग्री के एनवायरनमेंट में अगर वो 101 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है या 110 डिग्री टेम्परेचर में उबल रहा है, सेल्सियस में उबल रहा है, तो वो गर्म है। दिस इज़ द थर्मल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का ये है, तो वो गर्म है। ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी कूल डाउन कब होती है, कूल डाउन जैसे हम कुछ स्ट्रेस कर रहे हैं, हम कोई भी फंक्शनिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी कैसे भी वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन कैसे भी वर्क कर रहा है, तो वो
गर्म टेम्परेचर में, हीट टेम्परेचर में, और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ, तो वो हमारा क्या है कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। इससे नीचे हमारे चले जाए तो हमें यूँ कहते हैं कोल्ड हो गया। इससे ऊपर अगर चले जाए तो हम कहते हैं कि हमें हॉट हो गया। क्यों? गर्म हो गया, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा राइज कर गया। क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा क्या है, हमारी बॉडी का नेचर क्या है, इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना। ये क्या है, एक पार्टिकल की नेचर। वो पार्टिकल नेचर क्या है कि भाई इन्वायरमेंट के बेसिस पर आपको कितना गर्म ठंडा होना है, और प्रवृत्ति जो अप डाउन हो रही है वो चीज़, ये बिहेवियर है। प्रवृत्ति मतलब बिहेवियर, सॉरी मुझे अब शब्द मिल गया। बिहेवियर मतलब रूप, स्वभाव। तो स्वभाव और रूप बदलते रहते हैं संगति के हिसाब से। आपकी संगति, आपका नेचर, आपका पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण को भी प्रकृति कहते हैं इस चक्कर में, मतलब प्रकृति कहते हैं, तो इस चक्कर में सभी प्रकृति कह रहा हूँ मैं। एक्सटर्नल नेचर आपका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको जो कोस कर रहा है, आपका जो बिहेवियर में चेंज कर रहा है, मतलब संगति आपके व्यवहारों में या क्या बोलते हैं प्रवृत्ति में या आपके रूपों में बदलाव करती है, पर ये कुछ समय तक रहता है। आपका बिहेवियर ऑलमोस्ट नहीं रहता। समय के हिसाब से आप किसी और प्रवृत्ति में, जैसे मान लो एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ से डस्ट पार्टिकल लेके गया, न्यूक्लियर रिएक्टर में जाके लगा दिया, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में जाके घुमा दिया और वापस यहाँ छोड़ दिया, तो हाँ वो रेडिएशन छोड़ेगा, लोगों को मार भी सकता है वो छोटा सा कण। बट धीरे धीरे समय के साथ बीतता चला जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी इतनी लॉस हो जाएगी, वो वापस अपने आप धूल का कण बच जाएगा। कैसे बना? उस इन्वायरमेंट के बेसिस पर वो स्टेबलाइज हो गया। या आपका टेम्परेचर जब राइज़ करता है, बहुत ज़्यादा राइज़ करता है, तो समय के साथ से आपकी बॉडी उसे वापस मेंटेन कर लेती है। जैसे मान के चलो कोई थक गया चल के, या कोई फंक्शनिंग कर रहा है, या मान के चलो कोई पढ़ के आया, पढ़ने के बाद उसकी टांगे भी दर्द करने लगती है। क्यों? हाई अमाउंट में थिंकिंग करी, हाई अमाउंट में ब्रेन फंक्शनिंग चली, तो ब्रेन गर्म हो चुका है, या बॉडी का खून गर्म हो चुका है। तो अब क्या होगा, जब आप सोओगे या आप लेटोगे या आप आराम करोगे, रेस्ट करोगे, तो बॉडी के फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा। वो आराम क्या करेगा? आपके बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर देगा, मैनेज कर देगा, मेंटेन कर देगा। ये मेंटेनेंस क्या है? दिस इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस क्या कर रही है, आपको स्टेबलाइज कर रही है अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पर। पहली बात तो मैंने फंडामेंटल यूनिट ये बता दी। लोग यूँ सोचे कि इन्वायरमेंट के बेसिस में ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है। सीधी सी बात बता दूँ, आपका इन्वायरमेंट भी खुद एक सिस्टम पर बना हुआ है। कई सिस्टम्स आपस में, कई कंपोनेंट एक अपने आप में एक सिस्टम होता है, पर एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए। और जब वो पर्टिकुलर फंक्शनिंग साथ मिलकर काम करती है, तो वो एक यूनिट बन जाती है। वो यूनिट अपने आप में एक सिस्टम होता है, मतलब अपने आप में एक मेगा कंपोनेंट होता है। मेरी बॉडी अपने आप में एक कंपोनेंट है, मेरा ब्रेन अपने आप में कंपोनेंट है। मेरे ब्रेन के अंदर अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कंपोनेंट्स और है डायमेंशनली, ठीक है। मेरा ब्रेन अपने आप में एक सिस्टम है, मेरी बॉडी अपने आप में एक सिस्टम है। फिर भी मेरा पूरा शरीर ओवरऑल अपने आप में एक सिस्टम है, मेरा पूरा इन्वायरमेंट अपने आप में सिस्टम है, मेरा एक पूरा वर्ल्ड अपने आप में सिस्टम है, मेरा एक नेचर अपने आप में सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है? स्टेट। जो साथ में काम करे वो स्टेट। मैं यही तो बात करता हूँ, स्टेट। मैं मतलब कि मन, पर्सन, सब्जेक्टिव, मेरा आसपास का वातावरण, क्या मेरा प्रोजेक्टिव, और मेरी आत्मा या मेरी सोल या मेरी आइडेंटिटी, मेरा ऑब्जेक्टिव। मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है? देखो तीन ही चीज़ें निष्कर्ष है। देखो एक चीज़ और बता दूँ, मेरे और मेरी आत्मा के अलावा सब कुछ अंध है। अंध मतलब सब माया है, मेरे द्वारा रचित, हमारे द्वारा रचित। क्यों? देख कौन रहा? मैं। सुन कौन रहा? मैं। बोल कौन रहा? मैं। समझ कौन रहा? मैं। सब मैं कर रहा हूँ अपने लिए, सब मैं देख रहा हूँ, सब मैं जान रहा हूँ, सब मैं तो सेंसेस जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने लिए, सेंसेस मैं सब कुछ अपने आप में सिस्टम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं खुद एक सिस्टम हूँ। बट मैं आउटर वर्ल्ड से भी आया हूँ, ठीक है। वो मेरी क्या है? सोल। वो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने आप को पहचानूँ कि रियलिटी में ये दिस इज़ द सिस्टम ओनली, और मैं इसे ऑपरेट करने वाला हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एक वॉचर हूँ। आई एम द गॉड पर्सनैलिटीज़। तो ये क्या है? अपने आप पे एक तरीके का कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने आप को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्या हूँ? मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, सब चीज़ें जो भी कर रहा हूँ वो पर्सन मैं हूँ। प्रोजेक्टिव क्या है? मेरा आसपास का इन्वायरमेंट, अदर सिस्टम्स। मैं खुद एक अपने आप में सिस्टम हूँ, एक सब्जेक्टिव हूँ। मेरे अदर्स जो सिस्टम्स है ऑपरेट हो रहे वो प्रोजेक्टिव है। जैसे मेरा इन्वायरमेंट, मेरी बॉडी, ये सारी चीज़, मतलब बॉडी तो मेरे अंदर ही आ जाएगी, पर जो ये इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, ये जैसे वर्ल्ड वगैरह हो गया, अन्य लोग हो गए, अन्य व्यक्ति हो गए, ये सब क्या? प्रोजेक्टिव। फोकसिस। और मैं क्या हूँ? व्यूअर। और पूरी ओवरऑल ये फील्डिंग अपने आप में क्या है? गेम। ये गेम क्या है? और इस गेम के बाहर जो मैं वो व्यक्ति हूँ, खुद ही हूँ, एक ऑब्जेक्ट।
मुख्य बिंदु जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ मैं कौन हूँ। दिस इज़ माई आइडेंटिटी, मेरी प्योर आइडेंटिटी। मैं एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से लाता हूँ, सब चीज़ें कहाँ से लाता हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुख्य बिंदु है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, तीनों चीज़ें कंपोज हो गई। यही चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है मेरे और ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव के अलावा, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव के अलावा, सॉरी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अलावा। ये प्रोजेक्टिव तो सब माया है जो दिख रहा है, रियलिटी में हम दोनों रियल है, व्यूअर एंड ऑल अराउंड ऑफ फोकस रियल है। बाकी सारी फोकसेस तो मेरी ही छलावे रूप है, मेरे अलग अलग डिमेंशंस में मन जो बदले उनका ही प्रतिबिंब ये मानव है। बस समाप्त, यही सिंपल सी मैनरिंग है और क्या। प्रोजेक्टिव मेरे अनुसार बदलेगी हर बार, क्यों, मैं इसके अनुसार स्टेबलाइज हो जाऊँगा वातावरण में, और पूरा क्या गेम। और जब मुझे खेलना आना होगा मैं धरती में आऊँगा, जब नहीं खेलना आना होगा तो मैं चले जाऊँगा। जब मुझे इसे समाप्त करना होगा मैं समाप्त करके दूसरी चलाऊँगा गेम सीरीज। दिस इज़ अ सिमुलेशन, सिंपल सिमुलेशंस। क्या हम सिमुलेशन में क्या, क्रिएटर तो है, ऑपरेटर तो है, कौन है, हम खुद।